नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट हिस्ट्री। तो दोस्तों, क्या पढ़ रहे थे हम? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। उससे पहले हम मोटिवेशनल लाइंस सुन लेते हैं। तो दोस्तों, जब मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही है तो हमें अपने कर्म नहीं छोड़ने हैं। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते रहना है। जितने घंटे तक पढ़ रहे हैं, पढ़ना है। हमें क्या करना है? उन कारणों को ढूंढना कि कैसे हम असफल हो रहे हैं, कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ हम छूट रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हमने उन कमियों को ढूंढ लिया तो हम ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि पेड़ भी हैं जो सिर्फ़ अपने पत्ते गिराते हैं, वो जड़ें नहीं बदलते। इसलिए दोस्तों, हमें अपने क्या बदलने हैं? सिर्फ आइडियाज़ बदलने हैं, कुछ अलग करना है। अलग करेंगे तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और मोहम्मद बिन तुगलक शासक तो बहुत अच्छा था। अपने राजस्व को वो भी बढ़ाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी की तरह। लेकिन कहाँ उससे गलतियाँ हो गई? उसकी 5 नीतियों के कारण। जो उसने 5 नीतियाँ बनाई थी, उसने ही उसे विफलता दे दी। उसे वो सफल इंसान नहीं बना पाई। तो देखते हैं उन 5 नीतियों के बारे में कि कैसी थी उनकी 5 नीतियाँ जिनके कारण वो सफल नहीं हो पाए। तो दोस्तों, देखिए वो 5 नीतियाँ थी। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 नीतियाँ। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, जिसके कारण वह ज़्यादा टाइम तक सफल नहीं हो पाए। ठीक है, पहला है राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदल दी। दिल्ली पहले दिल्ली थी, तो दिल्ली से अब कहाँ बदल दी? दौलताबाद बदल दी। जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत के राज्यों को क्या करना चाहते थे? दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहते थे। तो दोस्तों, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ना, वो दक्षिण भारत के राज्यों को अपनी दिल्ली सल्तनत में मिलाना चाहते थे। लेकिन इसका क्या परिणाम हुआ? विद्रोह शुरू हो गए दक्षिण भारत में। तो जब विद्रोह शुरू हो गए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि अब मेरा जो राज्य है वो तो दिल्ली में है, मैं तो वहाँ शासन करता हूँ, वहाँ से यहाँ आऊँगा तो बहुत मुझे टाइम लगेगा। तो उसने दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी में चेंज कर दी अपनी राजधानी। उसने कहा वहाँ जाकर रहूँगा तो दक्षिण भारत के राज्यों पर कब्जा कर पाऊँगा। लेकिन अब वो जब दक्षिण भारत आ गया, आकर रहने लगा, तो उत्तर भारत के राज्यों में विद्रोह होने लगा। ऐसा होता है ना, जब शासक नहीं होता है तो जो छोटे शासक होते हैं वो सोचते हैं कि अब शासक तो है नहीं, क्यों ना हम अपनी किस्मत आजमा लें और हम कुछ अच्छा कर लें और हम उनके राज्यों को क्या कर लें? कब्जा कर लें। तो छोटे शासक ऐसा सोचते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, जब कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी मनमर्जी का खा लेते हैं और घर में जैसा बनता है वैसा ही खाते हैं ना। वैसा ही वो शासक था। शासक जब दूर चला गया, अपनी उसने राजधानी चेंज करी, तो जो उससे छोटे शासक थे तो वो क्या चाह रहे थे कि हम दिल्ली सल्तनत में हम कब्जा कर लें। ठीक है, अब जब राजधानी परिवर्तन किया दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है, देवगिरी में, जो दौलताबाद पड़ता है वो देवगिरी में पड़ता है। ठीक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहते थे। तो दक्षिण भारत में क्या होने शुरू हो गए? उस टाइम पे जब विद्रोह होने शुरू हो गए थे, तब उन्होंने किसके? दक्षिण भारत के राज्यों पर कब्जा करने के लिए अपनी राजधानी चेंज की। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित की। लेकिन जैसे ही ये दौलताबाद में आकर रहने लगे तो उत्तर भारत के कुछ राज्यों में विद्रोह होने लगे।
अब नहीं हो पाए, क्यों? क्योंकि जब इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी चेंज करी, दिल्ली से दौलताबाद इन्होंने अपनी राजधानी चेंज करी, तो उस टाइम पे कौन सी ऋतु थी? ग्रीष्म ऋतु थी। और ग्रीष्म ऋतु में 1500 किलोमीटर दिल्ली से दौलताबाद जाना सारा सामान लेकर, ये उस टाइम पे ट्रेन बसें तो चलती नहीं थी और ये एरोप्लेन भी नहीं चलते थे, तो पैदल ही तो जाते थे। कुछ घोड़ों में जाते थे, कुछ पैदल जाते थे। तो इतना दूर का सफ़र वो कैसे तय करेंगे? तो आधे तो क्या हो गए, रास्ते में ही थक गए कि हम नहीं जा सकते। कुछ लोग गए जिनमें सूफ़ी लोग आते हैं, तो देखते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में इन्होंने फरमान निकाला था दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट करने का, ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी अपना बदलने का, कि हम अब दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों नॉर्मली भाषा में हमें पढ़ना चाहिए, है ना। बिल्कुल किताबी भाषा में पढ़ेंगे तो हमें याद नहीं होगा। जैसे भाषा होती है ना, जैसे हम बातचीत करते हैं, उस तरह की भाषा में हमें बुक्स को पढ़ना चाहिए, मतलब अपनी लैंग्वेज में बनाना चाहिए टॉपिक। क्योंकि अगर हम बिल्कुल बुक्स से पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। देखते हैं ना आप कैसी लैंग्वेज होती है। इसलिए मैंने आपके लिए वैसे ही लैंग्वेज तैयार करी है जो आप आराम से पढ़ लें और आपको समझ में भी आ जाए। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको समझा दूँ। तो दोस्तों एक बार मैं आपको खुद बताती हूँ कि क्या हुआ ये जो राजधानी इन्होंने परिवर्तित की। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो है अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही अपने राजस्व को बढ़ाना चाहते थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने तो दक्षिण भारत के राज्यों को अपने राज्य में नहीं मिलाया, क्योंकि उन्हें पता था विद्रोह होगा। तो उन्होंने क्या करा, वार्षिक रूप से धनराशि ली कि वार्षिक रूप से आप हमें धनराशि दीजिए और आप अपने शासन को आराम से चलाइए। ऐसा कहा अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के शासकों से। अब मोहम्मद बिन तुगलक जब आए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, उन्होंने करा कि दक्षिण भारत के राज्यों को भी अपने दिल्ली सल्तनत में मिलाना चाहा। तो अब हर कोई थोड़ी मान लेगा कि हम हाँ चलो समर्पण कर देते हैं, हम आपके शासन के हिसाब से चलेंगे। ऐसा तो कोई नहीं कर सकता ना। तो वैसे ही विद्रोह हो गया जब इन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों को अपनी सल्तनत में मिलाना चाहा। तो फिर क्या हुआ, विद्रोह शुरू हो गया। अब विद्रोह शुरू हो गया तो इन्होंने सोचा कि विद्रोह शांत करने के लिए अब दिल्ली से हम अपनी राजधानी दौलताबाद को चेंज कर देते हैं, दौलताबाद बना देते हैं। तो दौलताबाद राजधानी बना दी। तो उत्तर भारत के जो राज्य अपने राज्य में उसने मिलाए थे, वहाँ अब विद्रोह होने लगा। उन्होंने क्या कहा कि अब शासक तो है नहीं, उत्तर भारत के जो राज्य थे शासक थे कि यहाँ शासक तो है नहीं, तो हम क्यों ना अपनी किस्मत आजमाएं, अपने शासन को यहाँ और बढ़ाएं। ऐसा उत्तर भारत के राज्यों ने सोचा, तो वहाँ विद्रोह होने लगे। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, फिर दौलताबाद से दिल्ली अपनी राजधानी परिवर्तित की। इससे क्या हुआ, धन की तो बर्बादी हुई साथ में, और क्या हुआ, जो इतने लोगों को परेशानी हुई, जिनको मुख्य लोगों को ले जाना चाह रहा था वहाँ शिफ्ट कर रहा था जिससे वो शासन को अच्छी तरह से चलाएं, तो उन लोगों को भी परेशानी हुई। इसलिए ये नीति उनकी असफल हो गई। ये थी उनकी राजधानी परिवर्तन की नीति, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में इन्होंने फरमान निकाला था दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट करने का, जिससे बहुत से लोगों को अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह जाने पर परेशानी होने लगी, क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद तक की दूरी क्या थी, 1500 किलोमीटर की दूरी पर थी। फिर दोबारा से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली कर दी। इससे बहुत ज़्यादा धन की क्या हुई, बर्बादी हुई। लेकिन राजधानी परिवर्तन से एक लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ, सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद बहुत से सूफी संत उस टाइम गए हुए थे और दक्षिण भारत में ज़्यादा इन्होंने सूफी धर्म का प्रचार प्रसार किया।
बस ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ क्या करा, सूफी धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं सांकेतिक मुद्रा के बारे में। तो सांकेतिक मुद्रा जो है दोस्तों, इसका क्या अर्थ है? ऐसी मुद्रा जिसका मूल्य उसमें अंकित मूल्य से कम होता है। जैसे 1 रुपये का सिक्का है ना, तो 1 रुपये का सिक्के का मूल्य जो है कम होता है। किसके हिसाब से? धातु के हिसाब से कम होता है। देखिए, अगर 1 रुपये का सिक्का है तो उसमें प्रयोग की गई धातु का मूल्य असल में 1 रुपये से कम होता है। मतलब धातु का जो मूल्य है वो 1 रुपये से कम होगा, जो 1 रुपये का सिक्का है। ठीक है, तो यह है सांकेतिक मुद्रा का अर्थ। अब इसने यह सांकेतिक मुद्रा क्यों चलाई होगी मोहम्मद बिन तुगलक ने? चांदी की कमी आने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई। जो फरिश्ता कहते हैं कि ये कांसे की थी और बरनी कहते हैं ये तांबे की थी। इस सांकेतिक मुद्रा का मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या नहीं बनाया? मानक नहीं बनाया, जिसकी वजह से हर कोई अपने घर में यह मुद्रा बनाने लगा। इस वजह से व्यापारियों ने इस मुद्रा को लेना बंद कर दिया और व्यापार में बहुत घाटा हुआ। तो दोस्तों, क्या थी ये सांकेतिक मुद्रा? अब मैं आपको बताती हूँ। सांकेतिक मुद्रा दोस्तों तांबे की थी, कांसे की बनाई थी, और जो 1 रुपये का मूल्य था वो धातु के हिसाब से 1 था। मतलब धातु जो थी वो 1 रुपये से कम थी। इस तरह का सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा बनाई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने मानक नहीं बनाए, स्टैंडर्ड नहीं बनाए। अब ये तो नहीं है, देखिए आज के टाइम पे नोट छप रहे हैं, मुद्रा बन रही है, तो उनका एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है, एक पर्टिकुलर जगह है ना, वहीं पर बना सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया है वैसा कोई नहीं बना सकता। तो दोस्तों, अब इन्होंने इस तरह का जो मुद्रा बनाई थी उसका कोई मानक ही नहीं इन्होंने बनाया। तो उस वजह से क्या हुआ, हर घर में अब मुद्राएं बनने लगी। ठीक है, हर कोई अब अपने घर में नोट छापने लगा। अब जब नोट छापने लगा तो व्यापार में क्या आया? घाटा आया। क्यों? क्योंकि जाली मुद्रा भी तो चलती हैं, तो एक तरह से वो क्या है, फर्जी मुद्रा है। जैसे आजकल देखते हैं ना आप, ये चूरन के उसमें जो चूरन आते हैं उनके अंदर निकलती हैं क्या निकलती हैं, वो 10 रुपये के नोट, 500 रुपये के नोट, ऐसी जाली नोट निकलते हैं ना। और कभी कभी तो वो सेम टू सेम लगते हैं उन नोटों के। तो वैसे ही उन्होंने भी बना दी। अब मानक ही नहीं बनाया तो घर वालों ने, जो घर वाले थे, उन्होंने सोचा कि अब हम भी अपनी मुद्रा बना देते हैं और हम अमीर हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। तो ये थी सांकेतिक मुद्रा। तो उससे व्यापार में कमी आई, तो वो भी सफल नहीं हो पाई इनकी सांकेतिक मुद्रा की नीति। ठीक है, अब दोआब में कर वृद्धि। दोआब क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ, राजस्व में वृद्धि हो गई। मतलब राजस्व में वृद्धि नहीं दोस्तों, सॉरी, राजस्व में वृद्धि करने के लिए इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, दोआब में। अब जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है वो है गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, उसे दोआब कहते हैं। ठीक है, अब इस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, दोआब में कर बढ़ा दिया। और उसी टाइम क्या हुआ, कहते हैं ना, किस्मत खराब होती है तो फिर हर नीतियां ही खराब हो जाती हैं। तो वहाँ अकाल पड़ गया। ठीक है, अब अकाल पड़ गया तो किसान कहाँ से बेचारे, वो कहाँ से देंगे इतना कर? जब अकाल ही पड़ गया, उन पे खाने पीने के लिए नहीं है तो वो कर कहाँ से देंगे? तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इसे क्या कहा जाता है, मध्यकाल का प्रथम कृषक विद्रोह। तो ये था दोस्तों दोआब कर वृद्धि। मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है ना, बहुत उपजाऊ होता है वो, गंगा और
किसके बीच का? किसके बीच का? गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र होता है वो। इसलिए अब राजस्व में इन्होंने वृद्धि करने के लिए टैक्स बढ़ा दिया कि वहाँ से टैक्स ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि वो भूमि उपजाऊ है। अब उसी टाइम तो अकाल पड़ गया, अब वो कहाँ से देते किसान, तो उन्होंने क्या करा, विद्रोह शुरू कर दिया। और यही कहलाया जाने लगा मध्यकाल में कृषक विद्रोह। मध्यकाल का प्रथम कृषक विद्रोह कहलाया जाने लगा। ठीक है। अब चौथा जो इनकी नीति है वो है खुरासान अभियान, जो मध्य एशिया में पड़ता है। खुरासान जो है दोस्तों उत्तर पूर्व का इलाका था। कहाँ का? उत्तर पूर्व का इलाका था। और खुरासान में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से लाखों की संख्या में सेना भेजी थी खुरासान पर कब्जा करने के लिए। और उन्हें पहले ही क्या दे दिया था? वेतन दे दिया था कि आप इतना सैलरी लो, इतना वेतन लो, जो भी आपका खर्चा पानी है वो लो और वहाँ पर जाकर जीत हासिल करके आओ। अब कुछ परिस्थितियाँ खराब हो गई तो उन सैनिकों को वापस बुला लिया गया और फिर इन्हें क्या करा गया? अब इन सैनिकों की क्या गलती थी जो इन्हें इनके पदों से हटा दिया गया? तो बहुत मात्रा में, बड़ी मात्रा में क्या हो गई? बेरोजगारी फैल गई। तो दोस्तों बताइए कि उन सैनिकों की क्या गलती थी? वो तो गए थे युद्ध करने, है ना, लड़ाई करने तो वो गए थे। उन्हें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने वापस बुलाया और उन्हें वेतन भी दे दिया है, एडवांस में वेतन भी दे दिया। और वो फिर क्या करा? उन्हें एक नौकरी से ही निकाल दिया, उनके पदों से ही हटा दिया। तो बेरोजगारी फैल गई, तो उससे भी तो विद्रोह हुआ। तो यह भी क्या कहलाई जाएगी? एक असफल नीति कहलाई जाएगी, क्योंकि कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं इससे, बेरोजगारी ही हुई। दो आम में कर वृद्धि करी तो वहाँ अकाल पड़ गया, तो कृषकों ने विद्रोह कर दिया। सांकेतिक मुद्रा चलाई तो वहाँ पर क्या करा? घर घर में नोट बनने लगे। फिर सबसे पहला अभियान कौन सा बोला था मैंने आपसे? जो सबसे पहला अभियान बोला था वो कौन सा था दोस्तों? राजधानी परिवर्तन। अब राजधानी परिवर्तन करी, पहले दिल्ली से दौलताबाद करी, फिर दौलताबाद से दिल्ली कर दी राजधानी। तो कहीं फ़ायदा दिखा आपको? कहीं लाभ दिखा इन नीतियों से? तो फिर वो तो असफल होनी ही थी। ठीक है। अब खुरासान अभियान हमने देख लिया। अब देखते हैं कराचील अभियान, जो पांचवी नीति है इनकी। 5 नीतियों के कारण ही इन्हें क्या कहा गया? मूर्ख बुद्धिमान कहा गया, रक्त पिपासु कहा गया। ठीक है। और अब पढ़ते हैं हम कराचील अभियान के बारे में। अब कराचील अभियान में भी जो एक पहाड़ी इलाका था, वहाँ पर राज्यों को जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सैनिक भेजे थे, लेकिन कराचील का अभियान भी सफल नहीं हो पाया। और जो 10,000 सैनिक भेजे थे वहाँ से सिर्फ 10 सैनिक ही बचकर आए। तो दोस्तों वहाँ की सेना भी मोहम्मद बिन तुगलक की सेना से ज़्यादा क्या थी? ताकतवर थी। इसीलिए तो 10,000 में से 10 सैनिक बचकर आए। तो ये थी दोस्तों उनकी 5 नीतियाँ: राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, दोआब में कर वृद्धि, कराचील अभियान, खुरासान अभियान। इन 5 नीतियों के कारण मोहम्मद बिन तुगलक सफल नहीं हो पाया अपने शासनकाल में। और ये 5 जो नीतियाँ हैं यही मोहम्मद बिन तुगलक की क्या है? असफलता का प्रतीक है। इसलिए बर्नी ने कहा था अगर ये 5 नीतियों को मोहम्मद बिन तुगलक शुरू ना करता तो ये एक महान शासक कहलाता, लेकिन इसे क्या कहा गया? मूर्ख बुद्धिमान कहा गया, रक्त पिपासु कहा गया। तो दोस्तों सारा मैटर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, बिल्कुल कहानी की तरह, है ना। आप 1-2 बार और पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी आप भूल नहीं पाएंगे। इन 5 अभियानों को तो आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। अगर एग्ज़ाम में आ गया ना कि मोहम्मद बिन तुगलक की 5 नीतियों के बारे में बताइए, तो आप इनको पढ़कर चले जाना, 100% आपका आंसर ठीक होगा। और
जहाँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लेंदी आते हैं, तो वहाँ भी आप आराम से इनके बारे में लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो ये नहीं कि आप बिल्कुल किताबी लैंग्वेज लिख लें। दोस्तों आपको किताब पढ़नी है, लेकिन जो उसका क्या निकालना है, मीनिंग निकालना है, वो अपनी लैंग्वेज में निकालना है कि आप क्या समझ पाए उससे। इस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है और इस तरह से अपना पेपर लिखना है ना दोस्तों। बिल्कुल किताब की तरह तो कोई भी इंसान नहीं लिख सकता, है ना। और अपनी तरफ से बेस्ट लिख सकें, उसके लिए हमें थोड़ा कैसे एक कहानी की तरह याद करना पड़ेगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएँ, रीड कर पाएँ, याद कर पाएँ। तो दोस्तों मेरी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो बैठे क्यों हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने टीचर को मोटिवेट कीजिए, ठीक है दोस्तों। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें और खुश रहें, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। कैसा लगा आपको इस तरह से पढ़कर, जो मैं अब पढ़ा रही हूँ, बताना कमेंट में लिखकर, ठीक है दोस्तों। और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।